प्रिय छात्रों, नमस्कार। मैं MPIC कैंपस के तहत पर्यावरण के अंतर्गत आज पर्यावरण के इतिहास और उसके विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले पहला चैप्टर पर्यावरण। इंग्लिश में इसी पर्यावरण को एनवायरनमेंट के नाम से कहते हैं। एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण का अंग्रेजी रूपांतरण है एनवायरनमेंट। और इस एनवायरनमेंट की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के एनवायरन शब्द से हुई है। एनवायरन शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है चारों ओर या आसपास का आवरण। अर्थात हम कह सकते हैं कि पर्यावरण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, परि धन आवरण। परिधन आवरण। परि माने चारों ओर या पूरी तरह, और आवरण माने होता है घेरने वाली वस्तु। अर्थात हम कह सकते हैं कि पर्यावरण वह वस्तु है जो हमें चारों ओर से या पूरी तरह से घेरे हुए है। अर्थात हम ये और कह सकते हैं कि पर्यावरण परिस्थितियों तथा पदार्थों का ऐसा समुच्चय है जो हमारे पालन पोषण में पूर्ण रूप से सहायक है। पालन पोषण में पूर्ण रूप से सहायक है। तथा हम ये कह सकते हैं कि पर्यावरण के अंतर्गत विश्व के बहुत से घटकों को सम्मिलित किया गया है। विश्व के बहुत से घटकों को सम्मिलित किया गया है। अर्थात पर्यावरण में ग्रह, नक्षत्र, रात दिन, अग्नि, वनस्पतियाँ, पहाड़, पशु, पक्षी, अर्थात जितना भी हमारे चारों ओर उपस्थित है
वो सारा का सारा पर्यावरण के अंतर्गत आता है। अच्छा, इसी पर्यावरण को कुछ विद्वानों ने मिल्यू शब्द से संबोधित किया है। मिल्यू शब्द से संबोधित किया है। मिल्यू शब्द से इसे संबोधित किया है, जिसका अर्थ होता है चारों ओर से या पूरी तरह से ढका हुआ आवरण या समूह। चारों ओर से ढके हुए। और पर्यावरण जो है 3 प्रकार के तत्वों से मिलकर बना हुआ है, जो आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं और पारस्परिक इनको हम क्रियाशील तंत्र के नाम से भी जानते हैं। क्रियाशील तंत्र, इन तंत्रों से मिलकर पर्यावरण का निर्माण हुआ है। अर्थात हम कह सकते हैं कि पर्यावरण के तत्व क्या हैं। बात आती है पर्यावरण के तत्व। तो पर्यावरण मुख्य रूप से 3 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। 3 तत्वों से। नंबर 1 जैविक तत्व, नंबर 2 भौतिक तत्व और नंबर 3 सांस्कृतिक तत्व। अच्छा, ये तत्व जो हैं तीनों, एक तो स्वतः खुद में पर्यावरण का निर्माण करते हैं, यानी कि ये तंत्र जो हैं अलग अलग रूप से भी कार्य कर सकते हैं और एक दूसरे से परस्पर संबंध के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात हम करते हैं जैविक तत्व की। तो जो जैविक तत्व है ये जीव मंडल की रचना करता है। किसकी रचना करता है? जीव मंडल की। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जीव मंडल की संरचना या जीव मंडल का निर्माण कौन सा तत्व करता है? तो जैव मंडल का जो निर्माण है वो जैविक तत्व करता है। और भौतिक तत्व के अंतर्गत जो भी मानव के द्वारा निर्मित या पृथ्वी पर उपस्थित जो भी तत्व हैं वो आपके भौतिक तत्वों के अंतर्गत आते हैं। और सांस्कृतिक तत्व जो हैं ये मुख्य रूप से मानव निर्मित हैं। मुख्य रूप से मानव निर्मित हैं। मानव के द्वारा इनकी संरचना की जाती है और मानव के द्वारा सांस्कृतिक तत्वों को मिला के सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण किया जाता है। सामान्य तौर पे बात करते हैं पर्यावरण के प्रकार की, कि पर्यावरण आखिर कितने प्रकार का होता है। तो बात करी जाए तो सबसे पहले बात करते हैं हम प्राकृतिक पर्यावरण की। प्राकृतिक पर्यावरण, अगर प्राकृतिक पर्यावरण की बात करें तो इसके अंतर्गत जितने भी जैविक और अजैविक तत्व हैं
जैविक और अजैविक तत्व हैं, उन सभी के द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण होता है। ठीक, अर्थात हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक पर्यावरण में, या हम ये कहें कि जैविक तत्वों में पौधे, जंतु तथा सूक्ष्म जीव सम्मिलित होते हैं। सूक्ष्म जीव सम्मिलित होते हैं। और अजैविक तत्वों की बात करें तो अजैविक तत्वों में ताप, पृथ्वी, गुरुत्वाकर्षण, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि प्रकृति में जो भी अजैविक चीजें उपस्थित हैं वो सारी की सारी अजैविक घटकों के अंतर्गत आती हैं, और ये दोनों मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। दूसरे प्रकार की बात करें अगर प्राकृतिक पर्यावरण की, तो दूसरे नंबर पे आता है मानव निर्मित पर्यावरण। मानव निर्मित पर्यावरण क्या है? मानव निर्मित पर्यावरण मानव के द्वारा कृत्रिम रूप से जितनी भी वस्तुएं निर्मित हैं या जितने भी स्थान निर्मित हैं, वो सभी के सभी मानव निर्मित पर्यावरण में सम्मिलित किए जाते हैं। यानी कि मानव द्वारा निर्मित अर्थात कृत्रिम, जितनी भी कृत्रिम वस्तुएं हैं वो सभी की सभी मानव निर्मित पर्यावरण में सम्मिलित की जाती हैं। जैसे औद्योगिक क्षेत्र, अंतरिक्ष स्टेशन, सड़कें, मंदिर आदि। यानी कि जो भी मानव कृत्रिम रूप से निर्मित करता है वो सारे के सारी चीजें मानव निर्मित पर्यावरण में सम्मिलित की जाती हैं। अब तीसरे नंबर पर्यावरण की बात करते हैं, तो तीसरे नंबर का जो पर्यावरण है उसे कहा जाता है सामाजिक पर्यावरण। सामाजिक पर्यावरण सामाजिक पर्यावरण का मतलब सामाजिक संस्कृति, सांस्कृतिक पर्यावरण, इसी को कहा जाता है सांस्कृतिक पर्यावरण। अब बात आती है कि मानव निर्मित पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण, और सांस्कृतिक पर्यावरण भी जो है वो भी मानव द्वारा निर्मित किया जाता। तो दोनों में डिफरेंस ये होता है कि मानव निर्मित पर्यावरण की अगर हम बात करें तो इसमें कृत्रिम रूप से जो चीजें निर्मित की गई हैं, और सांस्कृतिक पर्यावरण में बात आती है कि आपके रीति रिवाजों के द्वारा जिस पर्यावरण का निर्माण होता है उस पर्यावरण को कहा जाता है सामाजिक पर्यावरण या सांस्कृतिक पर्यावरण। जैसे
पृथ्वी पर उपस्थित समस्त भाषाएं या धार्मिक रीति रिवाज, जीवन शैली, परिवार, समुदाय, धर्म, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक, जो ये स्थितियां बनती हैं वो सारी की सारी आती हैं सामाजिक पर्यावरण में। जबकि मानव निर्मित पर्यावरण में औद्योगिक क्षेत्र, सड़कें, पुल, कुएं, इन सभी का समावेश होता है। अच्छा, सामाजिक पर्यावरण में कभी कभी प्रश्न पूछ दिया जाता है कि क्या एक व्यक्ति भी सामाजिक पर्यावरण का निर्माण कर सकता है? तो एक व्यक्ति भी सामाजिक पर्यावरण का निर्माण कर सकता है। एक व्यक्ति भी सामाजिक पर्यावरण का निर्माण कर सकता है। बात करते हैं बाह्य एवं आंतरिक पर्यावरण की। बाह्य एवं आंतरिक पर्यावरण। क्या है आखिर बाह्य और आंतरिक पर्यावरण? इसे हम एक उदाहरण के साथ समझते हैं। जैसे एक मछली तालाब में है। कहाँ है? तालाब में। तो मछली के लिए जो तालाब है वो किस तरह कार्य करेगा? बाह्य पर्यावरण की तरह। और आंतरिक पर्यावरण का मतलब होता है कि जैसे मानव शरीर जो है सूक्ष्म कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। सूक्ष्म कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो इन कोशिकाओं का जो आंतरिक संरचना निर्माण है वो ही कहलाता है आंतरिक पर्यावरण। अब इन दोनों पर्यावरणों की अगर बात करें तो बाह्य पर्यावरण की अपेक्षा आंतरिक पर्यावरण जो है अधिक सुटेबल है। लेकिन अब हम अगर ये कहें कि नहीं ये साहब बिल्कुल स्थायी है, इसमें कुछ हो नहीं सकता, अधिक बीमार रहने पर, चोट लग जाने पर या किसी तरह की घटना अगर व्यक्ति को विक्षोभित करती है तो आंतरिक पर्यावरण में भी विक्षोभ आता है। आंतरिक पर्यावरण में भी विक्षोभ आता है। बात की जाए कि पर्यावरण की आखिर विशेषताएं क्या हैं, क्यों हम पर्यावरण का अध्ययन करते हैं, क्या ऐसी विशेषताएं हैं कि जिनकी वजह से पर्यावरण आज हमें एक विषय के रूप में पढ़ना पड़ता है? क्या इसके अंतर्गत ऐसी विशेषताएं हैं? पर्यावरण की विशेषताएं। पर्यावरण की अगर विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहली इसमें विशेषता ये है कि जैविक एवं अजैविक तत्वों का ये योग है। क्या है? जैविक और अजैविक तत्वों का योग है। ठीक। दूसरी विशेषता है जैविक विविधता। जैविक विविधता
प्राकृतिक वास, वास माने निवास, प्राकृतिक ऊर्जा, प्राकृतिक ऊर्जा किसी भी पर्यावरण के मुख्य तत्व होते हैं। किसी भी पर्यावरण के मुख्य तत्व होते हैं। ठीक, यानी कि जैव विविधता, प्राकृतिक निवास, प्राकृतिक ऊर्जा, ये सभी प्रकार के पर्यावरण में सम्मिलित होता है। इनके बिना पर्यावरण का निर्माण नहीं हो सकता है। तीसरी विशेषता है कि पर्यावरण समय और स्थान के साथ, समय और स्थान के साथ परिवर्तित होता है। जैसे स्थान की बात करें सबसे पहले, तो हर जगह के स्थान का पर्यावरण जो है, जो एनवायरनमेंट है, मौसम है, वहाँ की भाषा है, वहाँ का कल्चर है, वो सभी स्थान का आपको अलग अलग मिलेगा। और कभी कभी समय के साथ भी हो जाता है ऐसा, जैसा इस समय कोविड-19 की वजह से चल रहा है। कभी मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी, इस समय मार्केट में ज़्यादा भीड़ नहीं है। अभी आज से 5 महीने पहले सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम मिलके किए जाते थे, आज व्यक्ति अकेले खड़ा है। तो समय और स्थान के साथ साथ पर्यावरण में परिवर्तन आता है। अच्छा, पर्यावरण जो है, चौथी विशेषता इसकी जो है, पर्यावरण जैविक और अजैविक कारकों के, जैविक और अजैविक कारकों के कार्यात्मक संबंध पर आधारित होता है। कार्य के कार्यात्मक संबंध पर आधारित होता है। अगली विशेषता इसकी है, अगली विशेषता इसकी ये है कि पर्यावरण सामान्यता, पांचवी विशेषता है कि पर्यावरण सामान्यतः पारिस्थितिकी संतुलन की संतुलन में सहायक है। पारिस्थितिकी संतुलन में सहायक है। अच्छा, एक पर्यावरण की बात की जाए, कभी कभी एक प्रश्न पूछा जाता है कि पर्यावरण कैसा तंत्र है। तो पर्यावरण जो है, पर्यावरण एक बंद तंत्र है। कैसा तंत्र है? बंद तंत्र है। पर्यावरण एक बंद तंत्र है, मतलब ये स्वतः नियंत्रक तंत्र भी है। प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र जो है इसमें, वो स्वतः नियंत्रित विधि से अपने को संतुलित करके चलता है, और जिसे हम होम्योस्टेटिक क्रिया विधि के नाम से जानते हैं। होम्योस्टेटिक क्रिया विधि
क्या है ये क्रिया विधि? यानी कि अगर हम इसमें बात करें कि जो प्राकृतिक पर्यावरण है वो स्वतः संतुलन की अवस्था रखता है या स्वतः संतुलित होता है, स्वतः संतुलित होता है। और इस विधि को कहा जाता है होम्योस्टैटिक क्रिया विधि। यानी कि पूछा जाए कि प्राकृतिक पर्यावरण स्वतः संतुलित होता है, इस क्रिया विधि को क्या कहा जाता है? तो इस क्रिया विधि को होम्योस्टैटिक क्रिया विधि के नाम से जाना जाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि होम्योस्टैटिक क्रिया विधि के द्वारा पर्यावरण संतुलित होता है। होम्योस्टैटिक क्रिया विधि के द्वारा पर्यावरण